और मैं जयंती लाल वैष्णव मार्ग की शिक्षिका हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को गणित भाग 1 का 7वां चैप्टर सांख्यिकी, उसमें प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के कुछ सवाल हल कराने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलो हम शुरू करते हैं। हमारा 7वां चैप्टर प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7, उसका दूसरा सवाल पहले हम देखते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। ये देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, किसी कार्यालय के 20 कर्मचारियों का वेतन का माध्य 10,250 है। ठीक है, कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों का जो वेतन है उसका माध्य 10,250 रुपए है। उसमें कार्यालय अधीक्षक का वेतन जोड़ने पर उनके वेतन का माध्य 750 रुपए से बढ़ जाता है। तो कार्यालय अधीक्षक का वेतन ज्ञात करो। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, हमें जब भी माध्य ज्ञात करना पड़ता है, हम क्या करते हैं? माध्य ज्ञात करने के लिए जितनी संख्याएं या फिर जितने आंकड़े दिए रहते हैं, हम उसका योगफल करके उसका औसत निकाल देते हैं। ठीक है, जोड़कर कुल संख्याओं से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। चलो हम शुरू करते हैं इसका हल करना। ये देखिए, हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है? जो दिया है हम उसी के आधार पर अपना हल लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है, हमें दिया है 20 कर्मचारियों का वेतन का माध्य 10,250 है। तो हम वैसे ही लिखेंगे, हम लिखेंगे 20 कर्मचारियों का वेतन का माध्य बराबर 10,250 रुपए। ओके, 10,250 है। अब 20 कर्मचारियों का वेतन का माध्य 10,250 है, तो उनका कुल वेतन क्या हो जाएगा बच्चों? तो हम लिखेंगे 20, इसलिए 20 कर्मचारियों का कुल वेतन बराबर, क्या करेंगे? हम ये माध्य में 20 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा माध्य है 10,250 गुणे 20, तो कितना हो जाएगा? गुणा कर देंगे हम, ये 2 0 इसी तरह से उतार देंगे हम। ठीक है, फिर 2 पंचे 10, एक हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 0 0, 2 एकम 2, तो ये क्या मिल गया हमें? 2,05,000 रुपए। ठीक है, ये हमें मिल गया, 20 कर्मचारियों का कुल वेतन प्राप्त हो गया है। अब हमें आगे क्या दिया है प्रश्न में देखो, उसमें कार्यालय अधीक्षक का वेतन जोड़ने पर, ठीक है, एक और व्यक्ति जुड़ गया है उसमें। कौन? कार्यालय का अधीक्षक जो था, यदि उसका वेतन जोड़ दिया जाता है तो उनके वेतन का माध्य 750 रुपए से बढ़ जाता है। ठीक है, पहले जो माध्य था, कितना था माध्य? 10,250, परंतु यदि उसमें अधीक्षक का वेतन जोड़ दिया जाए तो जो माध्य है वो 750 रुपए बढ़ जाएगा। तो हम उसी तरह से लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, अब हमारे पास कुल कर्मचारी कितने हो गए बेटा? एक तो ये 20 कर्मचारी और एक अधीक्षक, तो हम लिखेंगे कुल व्यक्तियों की संख्या। कितने हो गए? कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 20 पहले थी, एक अधीक्षक बढ़ गया, तो कुल कितने हो गए? 21 कर्मचारी हो गए। ठीक है, कुल 21 कर्मचारी हो गए हैं हमारे पास। अब प्रश्न के अनुसार क्या हो गया हमारा? अधीक्षक का वेतन
जब हम अधीक्षक का वेतन जोड़ देते हैं, अधीक्षक का वेतन जोड़ने पर वेतन का माध्य क्या हो जाता है? पहले के माध्य से, पहले का माध्य कितना है? 10,250, उसमें 750 रुपए की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, 750 रुपए और ऐड हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है, तो कितना हो गया बेटा? ये हो गया कुल 11,000। ठीक है, कितना हो गया? 11,000 रुपए हो गया। अब आगे क्या करेंगे हम? ये 11,000 रुपए 11 कुल 21 कर्मचारियों के वेतन का माध्य हो गया, तो उनके 21 कर्मचारियों के वेतन का योगफल हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने किया 20 कर्मचारियों का कुल वेतन ज्ञात किया, उसी तरह से हम क्या करेंगे? हम 21 कर्मचारी जो है अधीक्षक को लेके उनका कुल वेतन ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिखेंगे, इसलिए 21 व्यक्तियों का कुल वेतन बराबर क्या करेंगे? हम 11,000 में 21 से गुणा कर देंगे। जिस तरह हमने यहाँ पे 10,250 में 20 से गुणा कर दिया था, हम यहाँ पे क्या करेंगे? 11,000 में 21 से गुणा कर देंगे। तो 11,000 गुणे 21 कितना हो जाएगा? ये 3 0 इसी तरह से उतर जाएगा। फिर 21 एकम 21, 1 2 हाथ से 21 एकम 21 और 2 23 हो गया ये हमारा। तो कितना मिल गया हमको? 2,31,000 रुपए। ओके, ये हमारा हो गया 2,31,000 रुपए। ये हमें क्या प्राप्त हुआ है बेटा? 21 व्यक्तियों का कुल वेतन प्राप्त हुआ है। हमें अब क्या पूछा गया है? जब हम उसमें अधीक्षक का वेतन जोड़ देते हैं तो वेतन का माध्य 750 रुपए से बढ़ जाता है। तो कार्यालय अधीक्षक का वेतन ज्ञात करो। हमें क्या कहा गया है? अधीक्षक का वेतन कितना होगा वो ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो अब देखो बेटा, हमें क्या क्या मिल गया है? हमें 21 व्यक्तियों का कुल वेतन मिला है और 20 कर्मचारियों का भी वेतन प्राप्त हो गया है। हम क्या करेंगे? ये 21 व्यक्तियों के वेतन में से 20 कर्मचारियों का वेतन घटा देंगे तो हमें अधीक्षक को कितना वेतन है ये प्राप्त हो जाएगा। तो चलो आगे हम करते हैं। हमें पूछा गया अधीक्षक का वेतन, तो हम लिखेंगे, इसलिए अधीक्षक का वेतन बराबर क्या करेंगे? हम 21 व्यक्तियों का वेतन जो है उसमें से 2,31,000 में से 20 कर्मचारियों का वेतन घटा देंगे। 20 कर्मचारियों का वेतन था हमारा 2,05,000 रुपए। ओके, हम घटा देंगे। जब इसे घटाएंगे हम तो हमें मिल जाएगा, ये 3 0 गया। ओके, 11 में से 5 गया 6, 3 में 2 में से 0 गया 2। ओके, 26,000। तो अधीक्षक का वेतन कितना आ गया हमारा? 26,000 रुपए। लास्ट में हम आंसर लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। हमें जो पूछा गया है हम केवल वही लिखेंगे, कार्यालय के अधीक्षक का वेतन ज्ञात करो। तो हम लिखेंगे कार्यालय के अधीक्षक का वेतन बराबर वेतन कितना होगा? 26,000 होगा। ओके, ठीक है बेटा। तो ये हमने देखा, हमें यदि कुछ व्यक्तियों का कुछ कर्मचारी या फिर कुछ संख्याओं का माध्य दिया है, उसमें यदि 1 या 2 जोड़ने और घटाने पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो फिर किस तरह से दोनों में अंतर निकालकर जो वेतन है वो हमने ज्ञात किया है। ठीक इसी प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न है, ऐसा ही है, बिल्कुल इसी तरह से है। चलिए देखते हैं हम वो।
ये देखो बेटा, हमें दिया हुआ है तीसरा प्रश्न क्या है, हमारे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में हमको दिया हुआ है 9 संख्याओं का माध्य 77 है, 77 है। इनमें एक संख्या और जोड़ने पर माध्य में 5 की वृद्धि हो जाती है। सेम पहले प्रश्न के जैसा ही है। पहले भी हमको 20 कर्मचारियों का वेतन दिया हुआ था, फिर बाद में उसमें और एक अधीक्षक का वेतन जोड़ने पे 750 रुपए के माध्यम में वृद्धि हो जा रही थी। तो यहाँ पे भी देखिए सेम उसी तरह का प्रश्न है। आप चाहो तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो, मेरे साथ साथ अपने मन से करने की कोशिश करो, दूसरा सवाल देखकर समझकर। ठीक है, देखो क्या है, 9 संख्याओं का माध्य 77 है। इनमें एक संख्या और जोड़ने पर माध्य में 5 की वृद्धि हो जाती है। तो जोड़ी गई संख्या याद करो, कौन सी संख्या जोड़ने पर माध्य में 5 की वृद्धि हो जाएगी, हमें वो ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चलो शुरू करते हैं हम हल। हमें दिया गया है 9 संख्याओं का माध्य 77 है, तो सबसे पहले हम वो लिख देंगे। हम लिखेंगे 9 संख्याओं का माध्य 9 संख्याओं का माध्य 77 है। ठीक है, अब क्या दिया गया, अब क्या करेंगे हम, हमें माध्य दिया गया है तो हम 9 संख्याओं का कुल योगफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो हम लिखेंगे इसलिए 9 संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा। 9 संख्याओं का योगफल हम इसमें 77 में 9 से गुणा कर देंगे, तो 9 गुणे 77 कितना मिल जाएगा बेटा हमको, ये गुणा करेंगे तो 7 9 63 की 3, 7 9 63 और 6 हाथ से कितना हो जाएगा 69। ओके, तो 9 संख्याओं का योगफल कितना मिल गया हमको 69। अब हमें आगे देखो प्रश्न में क्या दिया गया है, इनमें एक संख्या और जोड़ने पर, हमें संख्या नहीं मालूम है कि कौन सी संख्या उसमें जोड़ी गई है, तो हम क्या मान लेंगे, माना उसमें x संख्या जोड़ी गई है, तो हम क्या लिखेंगे अब, माना जोड़ी गई संख्या x है, माना जोड़ी गई संख्या x है। ओके, तो अब x जोड़ने पर माध्य में 5 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, माध्य क्या था पहले का हमारा, माध्य था हमारा 77। जब हम उसमें x संख्या जोड़ते हैं तो इस 77 में 5 की वृद्धि हो जा रही है, 5 और बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब हम 9 प्लस x करते हैं, पहले की 9 संख्याएं और ये x हमने मानी है 10वीं संख्या, तो जब हम 9 प्लस x 10 संख्याएं जोड़ते हैं तो 9 प्लस x का माध्य बराबर क्या होता है, 77 में पहले के माध्य में 5 की वृद्धि हो जाती है, तो 77 प्लस 5 कितना हो जा रहा है 77 और 5 जोड़ दिया तो 82। ओके, कितना मिल गया हमको 82। कुल संख्याएं कितनी हो गई है हमारी 9 और एक 10वीं संख्या हमने x मान ली है, तो 10 संख्याएं हो गई है टोटल। तो हम अब क्या करेंगे, माध्य हमको मिल गया नया, अब हम इसका योगफल भी ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे 10 संख्याओं का, इसलिए 10 संख्याओं का योगफल बराबर 10 संख्याओं का योगफल बराबर, ये हमारा जो माध्य है उसमें हम 10 से गुणा कर देंगे। सेम ऐसे ही माध्य में हमने 9 से गुणा किया था, यहाँ पे 10 संख्याओं का माध्य हमारा 82 आया है, तो हम क्या करेंगे 10 गुणे 82 82 कितना हो जाएगा ये 10 मल्टीप्लाई बाय 82 820। ओके, 820 मिल गया ये हमें। अब हम क्या करेंगे
क्या करेंगे बच्चा, ये देखो हमें 9 संख्याओं का योगफल 63 मिला हुआ है। उसमें जब हमने 63 में x जोड़ा तो क्या हो जाएगा, ये हम लिखेंगे, इसलिए 693 प्लस x, ये 9 संख्याओं का योगफल 693 था। उसमें 10वीं संख्या जब जोड़ी जाती है तो हमको माध्य कितना मिल जा रहा है, 820 मिलता है। ओके बेटा, 820 ये हमको माध्य मिल जा रहा है। अब हम यदि x का मान ज्ञात कर लेंगे तो वही क्या हो जाएगी, जोड़ी गई संख्या हो जाएगी। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, हमने समीकरण सॉल्व किया हुआ है। चलो क्या करेंगे हम, इसलिए x बराबर 820 माइनस 693 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 820 में से 693 गया तो कितना हो जाएगा बेटा, 10 में से 3 गए 7, यहाँ पे 1, 11 में से 9 गया 2, 7 में से 6 गए 1, 127। तो वो संख्या कौन सी हो गई, वो संख्या हम लिखेंगे लास्ट में आंसर हमारा, जोड़ी गई संख्या हमने x मानी थी ना, ये हमें x का मान मिल गया 127। तो हम लिखेंगे जोड़ी गई संख्या बराबर, जोड़ी गई संख्या 127 है। ओके, ये देखो, अब चाहो आप तो आपका आंसर चेक भी कर सकते हो। ये देखो, अगर हम 9 संख्याएं लेते हैं 693 और ये 10वीं संख्या हमको मिल गई है 127, इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो देखो जोड़ने पे हमें क्या मिल जाएगा, 820 मिलता है। ओके, देखो जोड़ के 693 प्लस 127 हमें 820 मिलेगा, और 820 क्या है, 10 संख्याओं का योगफल है ना। तो अगर हमें इसका माध्य ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 से भाग दे देंगे, जो आएगा वो हमारा माध्य हो जाएगा। तो 820 में जब हम 10 से भाग देंगे तो हमको 82 मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो जब हमने 9 प्लस x किया था तो उसका माध्य हमें 82 मिला था। तो इस तरह से हम चाहे तो हमारा आंसर चेक कर सकते हैं कि जो हमने सॉल्व किया है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न देखेंगे हम बेटा। चलो ये देखिए, चौथा प्रश्न मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, हमें एग्जाम में वर्गीकृत बारंबारता सारणी और अवर्गीकृत बारंबारता सारणी दोनों आता है एग्जाम में बनाने के लिए। तो उसमें हमें 3 कॉलम्स ध्यान में रखने रहते हैं। पहला कॉलम रहता है वर्ग, हमें जो दिया गया है उसके आधार पे, दूसरा गणन चिन्ह, और तीसरा रहता है बारंबारता का। ओके, तो चलो देखते हैं हम हमारा चौथा प्रश्न क्या है। ये देखिए नीचे, किसी शहर का 1 माह के प्रत्येक दिन का अधिकतम तापमान अंश सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। सही सही वर्गों का चयन करके वर्गीकृत बारंबारता सारणी तैयार करो। ठीक है, सबसे पहले हमें वर्गीकृत बारंबारता सारणी तैयार करनी है, और फिर उसके बाद क्या करना है, इसी में और कुछ प्रश्न हमको पूछे गए हैं। कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये देखो सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, हम ये जो सारणी बनाएंगे, ये देखिए मैंने एक बनाया हुआ है रफ, इसके आधार पर हमें 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। पहला है, कितने दिनों का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से कम है। ठीक है, 34 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान कितने दिन तक था। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है, ऐसे कितने दिन हैं जिनका तापमान 34 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक है। ठीक है बेटा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम हमारी सारणी वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाकर तैयार करेंगे। चलो शुरू करते हैं हम। ये देखिए, सबसे पहले हमने 3 कॉलम्स बना लिए हैं। 3 कॉलम में हमने पहले कॉलम में वर्ग लिखा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये हमें रोज का तापमान दिया गया है।
तो कितना है ये टोटल, अगर हम काउंट करेंगे तो 30 दिन का तापमान है ये। तो हम सबसे पहले वर्ग लिखेंगे, उसमें हमें जो दिया गया है, जैसे हमें तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो हमें लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में तापमान डिग्री सेल्सियस में, अंश सेल्सियस में। दूसरा कॉलम हमारा गणन चिन्ह का होता है और तीसरा कॉलम होता है हमारा बारंबारता। लास्ट टाइम भी मैंने ये ड्रॉ करके दिखाया था आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम ये जो हमें डेटा दिया हुआ है, जानकारी दी हुई है तापमान डिग्री सेल्सियस में, उसमें सबसे छोटी संख्या देखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, उसी के बीच में ये हमारा वर्ग हम तय करते हैं कि हम वर्ग क्या मानकर चलेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारी सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है। तो मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है 28.1, 28.1, ये हमारी सबसे छोटी संख्या है। तो हमारा जो वर्ग रहेगा वो हम 28 से शुरू करेंगे, ओके। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 35, ये देखिए 36.8, ये मुझे सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब जो हम वर्ग मानेंगे वो कम से कम 37, 38 तक जाना चाहिए। तो हम चाहे तो हम एक एक वर्ग लेकर बना सकते हैं, 28 से 29, फिर यहाँ पे 29 से 30, 30 से 31। मैंने यहाँ पे दो दो वर्गों का अंतर लिया हुआ है, ठीक है। मैंने लिया है 28 से 30, 30 से 32। आगे क्या लिखेंगे हम, दो दो वर्गों का अंतर है, हमारा वर्ग अंतराल कितना है, 2 है। तो हम आगे लिखेंगे 32 से 34, ठीक है। फिर 34 से 36, फिर 36 से 38। लास्ट भी हमारा जो वर्ग अंतराल है वो 2 का ही होगा, भले हमारा जो डेटा है वो 36.8 तक लास्ट है, सबसे बड़ी संख्या यही है। लेकिन यदि हमने पहले के सारे वर्ग अंतराल 2-2 के रखे हैं तो ये भी 2 के वर्ग अंतराल में ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 36 से 38। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम काउंट करेंगे गणन चिन्ह के लिए। सबसे पहले 28 से 30, तो ये जो हमें डेटा दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे। एक और बात बतानी थी, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी, जब ये हमारा वर्ग अंतराल रिपीट होता है, जैसे 28 से 30, फिर नीचे फिर से 30 से 32 है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला वर्ग है उसमें हम 29.9 तक की ही संख्याएं गिनेंगे, 30 की संख्या हम नीचे वाले वर्ग में गिनेंगे, ठीक है। 30, एग्जैक्ट 30 वाली संख्या को हम इस वर्ग में गिनेंगे, ना कि इस वर्ग में। तो हम यहाँ पे पहले वर्ग में हम क्या करेंगे, 29.9 तक के जितने तापमान है दिनों के, हम इसमें काउंट करेंगे। तो चलो देखते हैं कौन कौन सा है। 28 से 29.9, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे कुछ नहीं है, 5, 6, 7, ये देखो 29.9 है, 8, ओके। ये हो गए हमारे टोटल कितने, 8 बार, ठीक है। इसे हम किस तरह से दर्शाएंगे, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, 8 हमें गणन चिन्ह द्वारा किस तरह लिखना है। तो देखो 1, 2, 3, 4 और ये 5 क्रॉस लाइन, 6, 7, 8, ओके। ये हो गया 8। अब क्या करेंगे, अब 30 से लेके 32 है ना, तो हम क्या करेंगे 31.9 तक का तापमान इसमें गिनेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं 30 से 31.9। चलो देखो यहाँ पे कहाँ है 30, ये देखो एक यहाँ पे मिल गया हमें, 31.9 तक जाना है, इसलिए हम 32 को इसमें नहीं गिनेंगे। तो एक ये हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8। ओके बेटा, ये देखो 8, तो हम यहाँ पे फिर से 8 लिखेंगे बारंबारता में, और यहाँ पे गणन चिन्ह द्वारा 8 दर्शा देंगे जैसे हमने अभी किया, 5 6 7 8। ओके, नेक्स्ट 32 से 34 है, तो हम क्या करेंगे, 32 से 33.9 तक काउंट करेंगे। चलो देखते हैं, 32 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ओके बेटा, 8 हो गया ये यहाँ पे, तो हम बारंबारता में 8 लिख देंगे और इसे गणन चिन्ह द्वारा फिर से उसी प्रकार दर्शा देंगे, 4 और ये 1 हो गया, 5 6 7 8। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब 34 से 36 अर्थात 35.9 तक काउंट करेंगे हम तापमान। चलो देखते हैं, 34 से 35.9। चलो देख लो यहाँ पे डेटा में, 34 से शुरू करना है हमें, 35.9 तक जाना है। 34, हम 34 वाली संख्या देखेंगे, 1 2 3 4 5, बस 5 है कुल संख्या है, तो ये यहाँ पे हमने 5 लिख दिया और इसे यहाँ पे हम दर्शा देंगे 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब 36 से 38 तक जितनी संख्याएं हैं हम काउंट कर लेंगे, 36 से 37.9 तक। ओके, हमने देखा था हमारा सबसे बड़ा 36.8 है। और कोई है क्या 36 के आसपास, एक बार देख लेते हैं। 36, ये 1 हो गया, 36 की और कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो 1, ये हमने यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे गणन चिन्ह द्वारा 1 दर्शा दिया। अब हम देखेंगे इसका कुल योग कितना आता है। ये देखिए लास्ट में हमें कुल लिखना है, उसी कैपिटल N द्वारा दर्शाया जाता है। तो कैपिटल N इज इक्वल टू 8 8 16 8 3 24 8 24 24 और 5 29 और 1 30। ये देखिए, ये हमें 30 दिनों का तापमान डिग्री सेल्सियस में मिल चुका है। अब हमें प्रश्न क्या पूछा था बेटा, हमें प्रश्न पूछा था, हमें इसी पे आधारित प्रश्न पूछा था। ये देखिए आप, पहला प्रश्न था हमारा, कितने दिनों का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो ये देखो 34 डिग्री सेल्सियस से कम, अर्थात यहाँ पे हमने 34 को काउंट किया था, तो 34 से कम मतलब ये हो जाएंगे हमारे तीनों कॉलम। तो कुल कितना दिन है, 8 16 और 24। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा 8 + 8 + 8, ये तीनों दिन। ठीक है, 1 2 और 3 कितने हो गए हमारे, हमारा आंसर हो गया 24 दिन। ठीक है, 24 दिन का तापमान जो है वो 34 डिग्री सेल्सियस से कम है। अब ये अगला प्रश्न देखिए, इसी पे आधारित है। क्या दिया है, ऐसे कितने दिन हैं जिनका तापमान 34 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक है। 34 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, तो ये देखो बेटा, ये 34 डिग्री सेल्सियस और उससे ज्यादा, ये 2 कॉलम्स थे। तो ये दोनों कॉलम्स की बारंबारता हम देख लेंगे कितनी है, 5 और 1 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 दिन। इसे हम इस तरह से लिख देंगे, आंसर 5 + 1 इज इक्वल टू 6 दिन। ठीक है, ये इस तरह से हमने हमारे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में जो चौथा प्रश्न दिया हुआ है उसे हल कर लिया है।
ओके, अब हमारा आखिरी प्रश्न देखेंगे हम, 5वां प्रश्न। ये देखिए क्या दिया है हमें, नीचे दी गई सारणी के प्रेक्षणों का माध्य 20.2 हो तो P का मान ज्ञात करो। हमें एक सारणी दी हुई है, दिखाई दे रही है सभी को ये सारणी। यहाँ पे हमें दिया है कि इन सारे प्रेक्षणों का जो माध्य है वो 20.2 है और P का माध्य ज्ञात करने के लिए हमें कहा गया है। चलो फिर कैसे करेंगे हम, एज यूजुअल जैसे हम ज्ञात करते हैं। हमने सब ऐसी अगर जानकारी हमें XI और FI में रहेगी बेटा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टेबल एक ड्रॉ करना है। उसमें XI का जो डेटा है, जो भी जानकारी XI के लिए दी हुई है वो हम XI में लिख देंगे, ये देखिए, ठीक है। वैसे ही हम FI के लिए लिखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखो, यहाँ पे मैंने XI का सारा मान लिख दिया है, 10, 15, 20, 25, 30। ये देखिए 10, 15, 20, 25, 30। उसी तरह से मैं FI लिख दूंगी। FI में क्या क्या हमें दिया हुआ है, 6, 8, फिर P दिया हुआ है 10 और फिर 6। ओके, लास्ट का कॉलम क्या रहता है हमारा, हमें इसका गुणा कर देना रहता है XI FI का, ठीक है। तो हम गुणा करके यहाँ पे लिखते जाएंगे, 10 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 60। ये एक सूत्र है बेटा माध्य ज्ञात करने के लिए। जब भी हमें XI और FI के द्वारा जानकारी दी हुई रहेगी तो हमें इस तरह का टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। देखो 15 गुणे 8 तो 15 8 120, ठीक है। तो ये हम 15 8 120, 20 गुणे P कितना हो जाएगा, 20 P। ओके, 25 गुणे 10 कितना होगा, 25 दहम्मा 250, ये हमने 250 लिखा। 30 गुणे 6 तो 3 छंग 18 और एक 0, 180। अब हम क्या करेंगे, ये है समेशन ऑफ FI। इसका मतलब होता है कि इन सारी संख्याओं का, जैसे हम अभी तक क्या करते थे, सबको जोड़ देते थे ना बारंबारता में n ज्ञात करने के लिए, तो हम उसी तरह से यहाँ पे भी FI को जोड़ देंगे और FI XI को भी जोड़ देंगे। तो ये देखो FI को जोड़ेंगे हम तो क्या मिल जाएगा हमें, 6 और 8 14, 14 10 24, 24 और 6 30 और ये P, तो 30 प्लस P, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसे भी जोड़ेंगे। तो देखो 60 और 120, 180 हो गया, 180, ये 180 360, 360 और 250, 610, ठीक है। और ये 20P को हम अलग से ही लिखेंगे। यहाँ पे भी देखो हमने P को अलग से लिखा है प्लस करके, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी 20P प्लस 20P 610 प्लस 20P हमने लिख दिया है। अब हमारा सूत्र क्या है, हमारा सूत्र है, ये देखो सूत्र है माध्य x इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI, ठीक है, डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI। ये जो प्राप्त हुआ है हमें, इसमें हम इससे भाग दे देंगे। ये हमारा सूत्र है। तो चलिए, हमें माध्य पहले से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये देखो, हमें दिया है नीचे दी गई सारणी के प्रेक्षणों का माध्य 20.2 है। तो ये देखो माध्य में हमने क्या कर दिया, हमने जो दिया हुआ है हमें वो लिख दिया। हमको 20.2 ये दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में। ये देखिए, तो मैंने माध्य की जगह पे, सूत्र में हमारे माध्य की जगह पे माध्य का मान रख दिया 20.2 बराबर समेशन ऑफ FI XI का मान हमें मिला है 610 प्लस 20P। तो मैंने 610 प्लस 20P लिखा है यहाँ पे, डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI का मान कितना है 30 प्लस P, 30 प्लस P मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, तिर्यक गुणा हम सबको आता है, हम क्या करेंगे 20.2 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। इसका गुणा इसमें, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये इसी तरह से उतार देंगे हम। तो ये देखो मैंने 20.2 का गुणा 30 प्लस P में किया है, बराबर इसे इसी तरह से उतार दिया 610 प्लस 20P। ओके बेटा, ये देखो, फिर
अब क्या करेंगे, हम गुणा कर दे रहे हैं, 30 गुणे 20.2 क्या हो जाएगा, ये देखिए, 0 को मैं ऐसे ही लिख दे रही हूँ, तो 3 दूनी 6, 3 0 0, फिर से 3 दूनी 6, एक अंक के बाद दशमलव है तो मैंने यहाँ पे एक अंक अर्थात 0 के बाद दशमलव लगा दिया, तो मुझे 606 मिल गया है। ठीक है, तो 606 प्लस 20.2 गुणे पी, तो 20.2 पी मिल गया। ठीक है, जब हम इसमें इसका गुणा करेंगे पी से तो बराबर, ये हम इसी तरह उतार दे रहे हैं, 610 प्लस 20 पी। चलो अब क्या करेंगे हम, ये देखो P यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे, P वाली संख्याओं को एक तरफ लिख देंगे और अंक जो है उन्हें दूसरी तरफ लिख देंगे। तो ये देखिए मैंने इसी तरह किया है, 20.2P, ये प्लस 20P है, इस तरफ आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो गया, माइनस 20P बराबर 610, ये देखिए ये 606 प्लस है बराबर के इस दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 606। तो ये 20.2P में से जब हम 20 घटा देंगे, 20P घटा देंगे तो हमें 0.2 मिल जाएगा। ठीक है बेटा, 0.2P बराबर 610 में से 606 गए, कितना बच जाएगा, 4 मिल जाएगा। आप लोग एक घटा के देखिएगा, 20 में से 20.2, 20.2 माइनस 20, आपको 0.2 मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो 0.2 P बराबर 4 मिल गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर 4 बटे 0.2 हो जाएगा। आता है हम सबको किस तरह से इसे हल करना है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, P इज इक्वल टू 4 अपॉन 0.2। ठीक है, अब दशमलव है तो हमने सीखा है दशमलव को किस तरह हटाया जाता है, एक अंक के बाद दशमलव है तो हम क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पे भी हमने 10 से गुणा किया। ठीक है, ये दशमलव हट जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल गया, और ये 4 गुणे 10 40 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो 1 कम 2, यहाँ पे 2 दूनी 4 और ये 0, तो हमारा P का मान 20 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो लास्ट में हम आंसर लिखेंगे, हमारा P का मान 20 है। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को इस तरह से डेटा दिया हुआ रहेगा और बोला रहेगा x का मान ज्ञात करो, ये सूत्र इसके लिए है, जब xi और fi दिया हुआ रहेगा तो हमें इस सूत्र का उपयोग करना है। ठीक है, बाकी माध्य ज्ञात करने के लिए हम आंकड़ों का औसत ज्ञात करेंगे। सिर्फ जहां पे fi और xi है वहां पे हम ये सूत्र का उपयोग करके माध्य या फिर जो भी वैल्यू हमें नहीं दी हुई है निकालने के लिए बोली गई है, हम वो ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7 का 4 सवाल हमने हल कर लिया बेटा आज, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है, अगर अब इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। बुक में प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है।